फिर गुड मॉर्निंग मैम। 9 बजे। अच्छा 9 बजे, फिर तुम यही वाली क्लास ले पाओगे, पहली वाली? यस मैम। तो यस तुमने मैम। तो देखो, जिसका जो जो है ना, पहली चीज तो वो बच्चे जो जिनका शाम को डेटा का प्रॉब्लम आएगा सुबह 2 क्लासेस लेने के बाद, वो अपने पर्सनल ग्रुप जो बना हुआ है उसमें जो है टैग करोगे हिमांशु सर को, ठीक है, और टीचर्स को भी कर देना। प्लस जिन बच्चों का मॉर्निंग में स्कूल है वो भी एक बार बता देना, ठीक है। जिनका मॉर्निंग में स्कूल है उनका तो सॉर्टेड है, मैं रिवर्ट कर दूंगी आप लोगों को, लेकिन बताएंगे जरूर सारे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। देखो, इसका ना तुम्हें रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो अगर मान लो जैसे जिन बच्चों का स्कूल है, जैसे हिमाचल वालों के कुछ बच्चों का 1 से 8 जून तक ऑफ है, बट उसके बाद उनका स्कूल स्टार्ट है, या जिनका है भी नहीं, तो इन दैट केस ना आप लोगों की 12 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भी क्लासेस लगेंगी। जितना 1 से 8 जून के बीच में टीचर कवर करवाएंगे उसका बाद वाला आगे करवाएंगे, बट तुम्हें जो भी टीचर करवा रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर वो रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है मेरा बेटा। चलिए, ट्राई करना कि 12th वाली क्लास तो कोई भी स्किप ना करे, क्योंकि वो तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एकदम आपको पता ही है 12th डिटेल में हमें करना ही करना है। 12th तो हम करना ही करना है जेई के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों का कौन कौन सा मैं चैप्टर कवर करवाऊंगी। 12 लेक्चर मुझे मिल रहे हैं 21 जून तक, तो उसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी लिया है बस, ठीक है। सबको पता है ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े चैप्टर है ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो 10 लेक्चर का चैप्टर होता है, बट मेरे को उसको 3 दिन में कराना है, 3 या 4 दिन लगा लो, 4 दिन में कराना है। अब 4 दिन में मैं कैसे कराऊंगी? अब ये तो है नहीं मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा दूं, थियरी बर्बाद है तुम लोगों की, राइट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, जहां से मैं 5 साल का एनालिसिस मैंने जेई का किया, जहां से आपके क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा हर साल बनते ही बनते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उन टॉपिक्स को एक इस तरीके से कराना ताकि तुम्हें थ्योरी भी समझ में आ जाए और तुम उसके सवाल भी लगा लो। ये मेरा 12 लेक्चर का एजेंडा रहेगा, ठीक है। एंड सब में मैं वैसे ही करूंगी। जीओसी क्यों लिया है मैंने? जीओसी के पीछे ये रीजन है क्योंकि आप लोगों का इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक चालू होगा ना, तो वहां पे जीओसी के कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या पता मुझे उस टाइम टाइम ना मिले जीओसी कराने का, तो मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट 4 लेक्चर में तुम्हें इतना बता दूं ताकि तुम्हारे 12th में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, वरना क्लास छोड़ के भाग जाओगे तुम, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें जीओसी की रिक्वायरमेंट होती है। और केमिकल बॉन्डिंग मैंने 4 दिन क्यों दिया उसको चेक केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि अगर तुमने सुना हो वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर इन योर ग्रेड 11, ठीक है, ये मैं बोलूं इनऑर्गेनिक का सबसे हाई वेटेज चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, तो उसको मैं तुम्हें इस तरीके से सिखा दूंगी कि तुम्हारा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जेई, ठीक है जी। तो ये मेरा रहेगा, और जहां पे भी तुम्हें कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। तो आज की क्लास अटेंड करते हैं, और क्लास के बाद मुझे बता देना कि कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया, कहाँ मुश्किल हुई, ठीक है। ये बता देना, मैं मान के चलूं हल्का फुल्का तुम्हें आता है। ऑल राइट, चल ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया वो बोहर मॉडल लिया, और बोहर मॉडल में मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। एंगुलर मोमेंटम, रेडियस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, एंड क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स मैं आज की क्लास में कवर करने वाली हूँ। रेडी हो? ठीक है, आ जाइए इधर। तो मेरा बेटा सबसे पहले मैं अगर बोहर मॉडल की बात करूं, देखो बोहर मॉडल ऐसा नहीं है कि एकदम आ गया था, है ना। पहले इससे पहले भी और मॉडल आए थे जिनकी लिमिटेशंस थी, है ना। थॉमसन मॉडल आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल जो है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके बाद बोहर मॉडल आया था। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये याद रखना रहेगा, ठीक है। सो अब किसी की रदरफोर्ड की लिमिटेशंस जो थी ना, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ रदरफोर्ड का क्या लिमिटेशन था। उसने ये तो बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के
चारों तरफ चक्कर काट रहा है ना। अब कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। अब वो एनर्जी लूज कर रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो उसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम का तो कोई लेना देना मतलब ही नहीं बनता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. है ना, तो मतलब ही नहीं बनता। तो फिर हम पढ़ क्या रहे हैं? तो बोहर अंकल जो आए थे वो कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है घूमता भी है लेकिन वो एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? बोहर मॉडल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है बेसिकली, ये सिर्फ याद रखने के लिए, नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, कि दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मेन इसमें क्या चीजें हैं, क्यों इसको मैं अभी क्वांटाइजेशन भी तुम्हें पढ़ाऊंगी, क्यों कहते हैं वो सब मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे तुम्हारे ना 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो तुम्हें आने ही चाहिए। एक तो कोलम्बिक फोर्स है, ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना, ये वाला चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स में भी आता है, तो तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि मैम फिजिक्स पढ़ा रही है ना, ये चीजें आती है उसमें। ठीक है, तो कोलम्बिक फोर्स अगर मैं बोलूं तो किसके बीच में कोलम्बिक फोर्स देखते हो आप? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना। तो कोलम्बिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? K(Q1 Q2 by R²। ठीक है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। K तुम्हारा कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है? Q1 आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। ठीक है, अगर मान लो Z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और E क्या है? प्रोटॉन पे चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? Ze चार्ज हो जाएगा, और ये किस पे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया, तुम्हें पता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। बस इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है एंड उसका पॉजिटिव में होता है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। आर तुम्हारा क्या है यहाँ पे? आर क्या है तुम्हारा यहाँ पे? nucleus and distance between nucleus and electron. ठीक है, वेरी गुड, डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपने सुना होगा, mv²/r होता है, राइट। v वेलोसिटी, m = m मास है, r आपका डिस्टेंस है। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपको पता ही है, जब कोई चीज घूमती है तो वो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिसका नाम मैं क्या बोल रही हूँ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपको? सिंपल मोमेंटम पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब कोई चीज घूम रही है तो उसके इसमें एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करेंगे, वो क्या होता है? mvr होता है। क्या ये सारे फॉर्मूले लिख लोगे? जल्दी से लिख लो अपनी नोटबुक में फटाक से। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। प्रिंस आ गया ना? प्रिंस, ठीक है, ऑल राइट, डन, वेरी गुड। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है? पहला तो ये है, देखो जिसको साथ साथ लिखना है लिख सकते हो, वरना आप वो भी कर सकते हो, पीडीएफ आएगी तो तब कर लेना। देखो पहला पोस्टुलेट यही है कि एटम हैज अ न्यूक्लियस, ये हमें पता है एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, जहाँ पे क्या है? सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या है? प्रेजेंट है ना। ये तो रदरफोर्ड में भी हमने देखा। साइज न्यूक्लियस का बहुत छोटा होता है एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, ये हम रदरफोर्ड में पढ़ते हैं। मैम बोहर में क्या नया है फिर, वो अभी मैं बताने वाली। क्लियर है ना ये वाली चीज? एटम में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड चीज की, तो क्या है? जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अराउंड घूम रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। बोलो, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरा बेटा? एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था मैंने? कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कंटिन्यूस एनर्जी लूज करेगा, तो उस हिसाब से उसको गिर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोहर ने क्या कहा था? ऐसा नहीं होता है, वो गिरता नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा जो अट्रैक्शन फोर्स है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, एक तो कोलम्बिक फोर्स लग रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? वो, और जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई चीज घूम रही है तो वो बाहर की तरफ भी क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कोलम्बिक फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या हो जाता है? बोलो, बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन
ठीक है, अट्रैक्शन भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है नहीं गिर रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये रीजन है कि क्यों नहीं गिर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? बताओ एक बार। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, बस ठीक है। फिर तीसरी चीज वो बोलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन वो गिर नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी भी अंतशंत आपके ऑर्बिट में घूम रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी अंतशंत एवं ही किसी ऑर्बिट में घूम रहा हो। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन ऐसे नहीं किसी भी ऑर्बिट में वो घूमेगा। ऑर्बिट बोले तो शेल, जो तुम पढ़ते थे ना KLMN शेल, वही मैं ऑर्बिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट ओनली मतलब उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये पहली इस क्लास का पहला फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, mvr = nh/2π। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं n क्या है, h क्या है। h तुम्हारा जो है यहाँ पे बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब h क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई आपको पता है, ये 3.4 m पता है, मास v, वेलोसिटी r, रेडियस। तो n क्या है यहाँ पे, n क्या है तुम्हारा, n क्या है तुम्हारा ऑर्बिट नंबर। और ध्यान रखना इसकी वैल्यू 1 2 3 4 ये हो सकती है, ध्यान रखना 0 नहीं होगी। 0 होगी तो क्या पढ़ रहे हो तुम, 0 हो जाएगा पूरा। और एक नोट करने वाली बात ये है कि n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, समझ रहे हो, n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं बेटा, यस, अगर मैं बोलूं 1.5 h/2π होगा, नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैं बोलूं 1.2 h/2π होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, समझ आ गई? तो n फ्रैक्शनल में नहीं होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। याद करो तुम लोग बचपन में ये चीज पढ़ते थे, न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल्स है ना, याद करो। आप बोलते थे ये n = 1, n = 2, n = 3, जिसको आप बोलते थे KLMN शेल, है ना, टू इंफिनिटी। तो ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन जो है 1 और 2 के बीच में झूला झूलता रह जाएगा, या तो 1 में होगा या 2 में होगा, या 2 में होगा या 3 में होगा। ऐसा नहीं है वो 2.5 वाली किसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यस मैम। लास्ट स्लाइड दिखाना, फिर से बोलो मेरा बेटा गौरव। लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ ये लो, ठीक है मैम। चलो, यानी कि एक क्लियर हो गया तुम्हें, प्लैंक्स कांस्टेंट की यू शुड नो द वैल्यू, यूनिट भी पता होना चाहिए 6.626। देखो जितना मैं करा रही हूँ ना, तुम्हें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी 4 क्लासेस लग रही हैं। सिर्फ क्लास के नोट्स रिवाइज करो, वेदर इट इज क्लास 11th, वेदर इट इज क्लास 12th, और जो जो काम मिल रहा है वो निपटाते जाओ। दैट्स इट, तुम्हें अलग से कुछ और नहीं करना है क्योंकि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई। तो एक फॉर्मूला मेरी आज इस क्लास का रेडी हो गया है, mvr = nh/2π। ध्यान रखना ये किसका पोस्टुलेट है, बोहर का पोस्टुलेट है। ठीक है, अब इन ऑर्बिट्स को क्या बोला है, अब ऐसा तो नहीं है, मैंने फिर बोला अंतशंत किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जो वो ऑर्बिट होगा वो फिक्स वैल्यू का होगा, तो उसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। और एक चीज और ध्यान रखना, जो जनरली भूल जाते हो, जो n = 1 होती है बेटा, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब भी तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन आता है वो बोलता है ग्राउंड स्टेट, तो मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है n = 1। अगर वो बोलने चाह रहा है एक्साइटेड स्टेट, अब 2 3 4 1 के बाद जितने भी वो होंगे लेवल होंगे वो आपके एक्साइटेड स्टेट्स होंगे। अगर मैं बोलूं n = 2 तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद आ रहा है थोड़ा? n = 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये आपको
पता होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, चलिए अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही मैं कराऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाया सवाल करवाया, कॉन्सेप्ट समझाया सवाल करवाया। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का 5th ऑर्बिट के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन आपका 5th ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। इजी पीजी सवाल है, कर सकते हो तुम लोग, है ना, कर सकते हो ना, है ना मनीषा, सिमरन, पलक, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. चलिए मेरा बेटा, तो बेसिकली होगा क्या, आइए, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। ठीक है, तो MVR N क्या है 5, तो 5H बाय 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा 2.5H बाय 5। ठीक है, अब ये मत बोलना मैम ये तो फ्रैक्शनल आ गया, अरे बाबा नीचे देखो ना 2 नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। पक्का। चलिए आइए और अच्छा करें, क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करो एक बार, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैंड रेज करना, अपने दिल्ली वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ नीचे कर लो हाथ। हाँ, तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, कितना दे रखा है जी, MVR कितना दे रखा है 4.22 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं बताओ इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो हमें पता है MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, तो ये तो हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, N हमें नहीं पता है, H हमें पता है। ठीक है, 2 पाई यानी कि 3.14। तो कैसे कर सकती हूँ इसको मैं, सोच ध्यान से देखना, इसको मैं 6 के अराउंड मान लेती हूँ, है ना, और इसको 3 के, तो ये 2 पे मैं कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेट भी पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 गया, तो N मेरा लगभग लगभग किसके आसपास आने वाला है, 4 के आसपास आने वाला है। तो अगर 4 के आसपास आने वाला है तो आपको पता है K एलिमेंट शेल, N इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर। ठीक है जी, बोलो सिमरन, ठीक है, ध्रुवी, Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड बोहर मॉडल। अभी मैंने तुम्हें याद है, मैंने अभी एक चीज बोली थी कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी अंट शंट ऑर्बिट में घूम रहा हो, उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, देखो सिंपल एग्जांपल क्या है, देखो एक तो तुम लोग मान लो स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, है ना, पहले मान लो तुम यहाँ पे हो या ऊपर से मान लो नीचे आ रहे हो, पहले तुम यहाँ पे हो फिर नीचे ही आओगे, ऐसे तो है नहीं बीच में लटकोगे, है ना, या तो तुम इस पे हो या इस स्टेयर पे हो, हाँ या ना। ठीक है, या तो तुम इस पे हो या तुम इस पे हो, या तुम इस पे हो या तुम इस पे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इसको मैं बोलूंगी डिसकंटिन्यूसली। ठीक है, या तो इस पे हो या इस पे हो, बीच में हवा में नहीं लटकने तुम। एक ये रैंप वाला हो गया, रैंप में तो तुम कंटिन्यूसली क्या है चले जा रहे हो, ऐसे ही है ना, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सो बेसिकली क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब वो क्वांटिटी जो कि कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही, कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर रही टू हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, बट कैन चेंज ओनली डिसकंटिन्यूसली टू हैव सम स्पेसिफिक वैल्यूज। समझ आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे वो मैंने भी बोला था बोहर मॉडल के केस में, अभी एंगुलर मोमेंट, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन किसी अंटशंट ऑर्बिट में घूम रहा हो, याद करो, या तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हमारा क्या था NH बाई 2 पाई ना, या तो उसका H बाई 2 पाई होगा,
या 2h/2 होगा या 3h/2 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? को कुछ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है, ऐसे नहीं कोई भी वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जिसकी वजह से मैं क्या बोल रही हूँ, क्वांटाइजेशन। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है गौरव, जिसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यू हो, स्पेसिफिक वैल्यू, ऐसे नहीं कोई भी वैल्यू हो जाएगी, 1, 1.5, 2, 2.25, ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। जैसे एंगुलर मोमेंटम की क्या हो सकती है, तुम बताओ, या तो h/2 होगी या 2h/2 होगा या 3h/2 होगा, ऐसा तो नहीं है ना 2.5h/2 हो रहा है, 3.25h/2 हो रहा है। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो रही हैं, बेसिकली कुछ जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, तो बेसिकली जो उसमें चेंज हो रहा है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, डिसकंटिन्यूसली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई क्वांटम मॉडल पे बेस्ड है आपका बोहर मॉडल। ठीक है, तो मुझे बस क्वांटाइजेशन का मतलब इस स्लाइड में समझाना था, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, चलिए। बोहर मॉडल एनर्जी लेवल से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है ना, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए चलूं आगे। Yes, चलिए ma'am. अब हम चलते हैं आगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से देखो जेई के सवाल आए हुए हैं। देखो इधर जेई 2020, 25, 2023, 2025 है ना। तो अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट, तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ रेडियस निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बीच का तुम्हें रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, वो हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला भी बता सकती थी, बट रेडियस के केस में मैं फॉर्मूला नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक बार जेई एडवांस में क्या हुआ था, डेरिवेशन के बीच में से सवाल पूछ लिया था। तो मैं क्या करूंगी, रेडियस वाला तुम्हें डिराइव करके दिखा देती हूँ। क्लियर है सभी को? आइए, ठीक है मैम। तो हमें पता है, क्या पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पहले देख लो, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो किसके बराबर है, अपना कूलम्बिक Angular. फोर्स में। हाँ जी बोलिए। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बोला था मैंने, mv²/r। यस मैम। ठीक है, और अपना कूलम्बिक फोर्स क्या है, अपना कूलम्बिक फोर्स है ये Okay. k Q1 Q2/r²। ठीक है, mv²/r, Q1 क्या था अभी बताया था, Ze था, टोटल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस, और Q2 क्या था अपना, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, हो गया बात। अब तुम्हें क्या करना है, देखो बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे तो बहुत ही गंदा डेरिवेशन दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बताती हूँ ताकि तुम लोगों को याद भी रहे चीजें। अब तुम क्या करोगे, दोनों साइड ना m से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे कर दोगे, m से मल्टीप्लाई कर दोगे। कर दिया, देखो इधर कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, m²v², और ये वाला r² जो है इसको यहाँ ले जाओ, और इस वाले r को वहां ले जाओ, तो k Ze² mr। बात ठीक है, देखो ध्यान से। अब तुम्हें पता है mvr क्या होता है, nh/2 होता है, तो m²v²r से क्या हो जाएगा, nh/2 का होल स्क्वायर। कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, देखो एक बार। हाँ मैम मैम, यहाँ पे एक्स भी तो, फिर से बोलो। मैम यहाँ KZE² x भी तो आना चाहिए साथ में। x कहाँ से आएगा, ZE.xe लिखा है। नहीं नहीं, इनटू है, इनटू। रुको मैं ऐसे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई था बीच में। अब ठीक है क्या, ठीक है मैम। ठीक है। चलूं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, बधाई हो, आ जाओ इधर। ठीक है, आइए इधर। तो क्या करूं, इसको क्या लिखूं, n²h²/4π² k Ze² mr। ठीक है जी, देखो इधर, मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना nth ऑर्बिट के लिए, तो क्या करूंगी, n²h²/4π² k Ze² m। बोलो, 4π² यस मैम।
एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज पता होंगी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होगी, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है, पाई पता है हमें, ये भी कूलम्स कांस्टेंट है। जेड हमें नहीं पता होगा, क्या पता कौन से वाले की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हीलियम की बात कर रहा है, लिथियम की बात कर रहा है, हमें क्या मालूम कौन से ऑर्बिट नंबर की बात कर रहा है, हमें नहीं पता। ई क्या है, चार्ज है, वो हमें मालूम ही है। एम इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब ये पता है अपन लोगों को, ये वाला जिस पे मैंने एरो लगाया है, ठीक है। और जिस पे मैंने एरो नहीं लगाया वो हमें नहीं मालूम है। तो अगर जब आप इन सब वैल्यूज को पुट करते हो ना, तो आपके पास क्या निकल के आता है, आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग में लिया है, क्या कहते हो? मैम आर एन का मतलब? आर एन का मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर तुम्हें किसी भी ऑर्बिट में पता लगाना है ना, इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस पता लगाना है न्यूक्लियस से, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करोगे। तो n क्या है यहाँ पे मेरा बेटा? ऑर्बिट नंबर है ना, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। अब ये मत बोलना एटॉमिक नंबर मैम नहीं पता, लिथियम का चाटा लगा दूंगी, ठीक है। ये है 0.529, और ध्यान रखना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में भी तुम इसको लिख सकते हो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ, लिखा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम बताइए। हाँ हाँ मैम। मैम मैम रेडियस का फॉर्मूला 0.0529 भी होता था उसमें, तो वो किस टाइम, वो कब यूज होता है? देखो अगर आपको सुनो, आपको अगर किसी और यूनिट में पूछा जाए ना पिकोमीटर, वो लिख के देगा क्या है। अपन को ये वाला याद रखना है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाला गौरव, एक यही याद रखना 0.529 होता है आर्मस्ट्रॉन्ग में, 0.0529 नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम 0.0529 ले रहे हो फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, वो किसी और में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हें ये भी बता दिया यूनिट। अब उसका मर्जी है, वो किसी में पूछ रहा है, मान लो मीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर, है ना। नैनोमीटर में पूछ रहा है, मान लो 10⁻⁻9, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इतना हो गया, कंफर्म कीजिए जल्दी से मेरे को। यस मैम। ठीक है, सो यस। तो देखो ये फॉर्मूला वही है जो भी मैंने बताया है, पॉइंट याद करो आज क्लास में, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला बताया, नीचे वाला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या लिख दिया? 10⁻⁻10 मीटर में, सेंटीमीटर में भी इन्होंने लिख रखा है। मैं तो कहूंगी तुम यही वाला एक याद कर लो, ठीक है जी। याद कर लिया, एन पता होना चाहिए, जेड पता होना चाहिए। अगर तुम्हें एन और जेड नहीं पता ना, तो सवाल आकर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास का कौन सा फॉर्मूला हो गया? दूसरा फॉर्मूला हो गया। रिवाइज करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। चलिए, एक तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरा बेटा, कि जो ये बोहर मॉडल हम पढ़ रहे हैं ना, इसका जो ये बेसिकली जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये मैं सिंपल से बोलूं, जो बोहर मॉडल है वो किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब वो वाली स्पीसीज जिनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम 2+ हो गया, लिथियम 2+ हो गया, हीलियम प्लस नो 2+, हीलियम का 2 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम +3 हो गया, ठीक है। इन सब के ऊपर वो एप्लीकेबल है, क्योंकि इनके पास क्या है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इसकी लिमिटेशन भी है, ये इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है जी। संदीप, तुषार, ठीक है बेटा। यस समीर, प्रिंस, पलक, कृतिका, चलिए आइए। यस। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह ले लो, या जैसे मर्जी ले लो। जैसे मान लो ये आपका रेडियस है nth ऑर्बिट का, तुम्हें बोला जाए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालो, तो क्या करना है तुम लोगों को? n की जगह फर्स्ट 1 पुट करना है। मान लो ये बोल रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के केस में निकाल दो। मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? वो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो निकाल लोगे। ऋषि आप बेटा लेट हो क्लास में। सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा? n = 2 होगा, यस और नो। थर्ड ऑर्बिट के लिए n 3 होगा, और ये 4 होगा। तो यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। ये नहीं पता तो गया सवाल पानी में। ऑल राइट,
Yes. ठीक है, सवाल करें, याद हो गया? कौन से दो फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने? क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? राहुल, कौन से दो फॉर्मूले बता दिए मैंने अब तक, जल्दी बताओ। एंगुलर मोमेंटम और रेडियस वाला। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। MBR is equal to NH/2 pi 2 पाई, और रेडियस का? RN is equal to 0.529 into N square by Z angstrom. हाँ, सपने में भी कोई पूछेगा, भूलोगे तो नहीं? हाँ या ना? Yes. हाँ, नहीं भूलना, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 2020 का सवाल था ये, लगभग 5 साल पहले। क्वेश्चन सही है, देखो क्या बोला है। डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज इतना। क्या बोल दिया इसने? क्या बोल दिया इसने? अपने पास क्या होता है आर एन का फॉर्मूला? 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये होता है ना। अब उसने क्या बोला है? थर्ड और फोर्थ, तो मैं क्या लिखूंगी? R4 माइनस R3, 0.529 इंटू N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर, बोलो क्या कहते हो? Yes. ठीक है, बाय Z। ठीक है जी, ऐसे ही मैं किसका लिखूंगी? द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ का ही है, बट हीलियम के लिए है वो। देखो इधर, तो R4 माइनस R3, 0.529 N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर बाय Z, यही होता है ना, क्योंकि अब वो दो ऑर्बिट के डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सो एक बात बताओ, ये कितना दिया हुआ है इसका डिफरेंस? डेल्टा R1 और नीचे वाला डेल्टा R2 लिख दूं मैं वैसे, डेल्टा R1 बाय डेल्टा R2। ठीक है जी, चलिए जी, 0.529 से 0.529 कट गया, है ना? ऑल राइट। अब N2 क्या है मेरा बेटा? N2 मुझे बताएगा कोई? N2 क्या होगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, बोलो। Yes. Yes. नीचे भी यही होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ का पूछा है, तो 16 माइनस 9, क्या कहते हो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम एंड 3। नहीं बताते तो अभी चाटा लगता। 3, और हीलियम के लिए 2, तो यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:2 मत बोल जाना, 2 ऊपर जाएगा ना, क्योंकि 1 ये है ना, 1/3 1/2 है ना, तो 2:3 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा। क्या अप्लाई कर पाए क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया? Yes. ऋषि आप लेट क्यों है बेटा क्लास में? सक्षम आप भी लेट हो गए, ऐसा काहे? मेरे को देखो, इस बैच में आप लोग आए हो तो यू हैव टू बी वोकल, नहीं रहोगे तो फिर नहीं काम चलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आपको किसी बैच में ऐड किया जा रहा है तो ये सोच के किया जा रहा है दैट यू आर डिजर्विंग एंड आप बहुत अच्छा करोगे उस बैच में। बट अगर दिख रहा है कि आप लोग नहीं कर रहे हो कुछ भी, बस क्लास में आके बैठ जाते हो, जो फिर कोई फायदा नहीं है क्लास में ऐड, मतलब ग्रुप में ऐड करने का। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करोगे? ट्राई करना एक बार, अभी 25 में आया था ये। आपसे ये बोला है कि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है? राहुल इधर ध्यान दे बेटा, किसने लेफ्ट किया, किसने ऐड किया, छोड़ो ना, अपने को क्या करना, मतलब तुम्हें क्या करना, मुझे तो करना है, बट ठीक है, अपने इस पे ध्यान दीजिए। इनकरेक्ट। चलिए करिए बेटा, सॉल्व करो। सुमित जी लेट सो गए मैं थे वो क्या? भूल गया था, क्लास भी है। क्या हो गए थे? मैम वो भूल गया। बड़ी अच्छी बात है। आर्यन तुम भी लेट हो?
देखो एचपी वाले बच्चे अगर मान लो क्लास में नहीं आ पा रहे तो वो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि किसी का स्कूल है या 8 जून तक की छुट्टियां हैं, बट दिल्ली वाले बच्चे अगर तुम नहीं मुझे दिखे तो फिर दिखने चाहिए मतलब। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कर भी लिया, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर्षित कैसे करूंगी मैं इसको? हर्षित जी, हर्षित कपूर, यस मैम। बताओ कैसे करूंगी? मैम सबको बारी बारी चेक करना पड़ेगा। हाँ बारी बारी करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, तो बारी बारी किया तो क्या दिखा? मैम बाकी ऊपर वाले तो दो सही हो गए, तीसरे वाले में पहुंचा तो वहां पे मिल गई मिस्टेक। अच्छा मिल गई, वेरी गुड। क्या सी आ रहा है सबका? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा तरीके से तुमने बताया। ठीक है, तो बेसिकली रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट कह रहे हैं 3 टाइम्स लार्जर देन होगा फोर्थ से, तो सिक्स्थ ऑर्बिट क्या होगा? 0.529। ठीक है, एन स्क्र बाय जेड, अब एन क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, जेड तो 1 होगा। और आर फोर क्या होगा? 0.529, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होगा। तो आर सिक्स बाय आर फोर क्या हो गया? 36/16। बोलो। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये किस पे जा रहा है आपका? ये तो 9/4 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, 3 टाइम्स लार्जर देन बोल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो सी इसका आंसर होगा। ए और बी डी, ए बी डी जो है वो करेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था। कर लोगे ऐसा सवाल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए मेरा बेटा, 2023 का। शाबाश, अच्छा कर रहे हो। शाम को पेपर डिस्कशन में मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने जो भी गलतियां की है, फिर वहां देखेंगे अपन। आराम से करो। वेरी गुड प्रिंस। जिसका हो गया वो मुझे डंडन लिखते जाओ बेटा। प्रिंस का हो गया, स्मृतिका का हो गया, पलक का हो गया, अंजलि का हो गया, बाकी राहुल नहीं हुआ है क्या? सिमरन, सुमित का हो गया, समीर, आर्यन हो गया मैम। हो भी गया। चलिए, ध्रुवी कैसे किया बेटा? ध्रुवी बता बेटा। अनम्यूट योर सेल्फ। मनीषा कैसे करेंगे बेटा? मैम हम इसमें ना एन एम वी आर का फॉर्मूला लगा देंगे मैम, फिर हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू एल टू पॉजिटिव हमारे को एक्स दिया हुआ है, और बेरिलियम हमारे को दिया हुआ है। फिर हम उस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है मैम 4, और फिर हम उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज।
बट आपने एमवीआर वाला क्यों लगाया? यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम की बात ही नहीं की, आपसे रेडियस निकलवा रहे हैं ना। रेडियस का तो मैंने अभी तक एक ही सवाल, मतलब एक ही फॉर्मूला बताया है। पता नहीं मैम, इससे बन ही नहीं रही है। क्यों नहीं बन रहा? देखो आर एन क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना। एक आर एन क्या था? यही था ना, एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा बताओ मेरे को? N2, मतलब n का क्या होगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए? N2 होगा ना, तो 4 होगा। Z क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, कितना हुआ? 3। ठीक है, R3 के लिए क्या होगा? n स्क्वायर, नीचे आएगा ना, n स्क्वायर बाय z, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। और बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4। क्लियर है इतना? बताओ पहले। तो x बाय R3 ये कितना हो जाएगा? 16/27। तो क्या हो जाएगा? R3 क्या आ जाएगा मेरे पास? 27x/16। क्या था बेटा? वो तो क्या, यस मैम। कहाँ गलती कर रहे थे? मैंने ना 16/27 ही तक हो गया मेरा। तुमने फॉर्मूला यही लगाया था, बट तुम तो बोल रही थी एमवीआर वाला लगाया। पहले मैम मैंने MVR वाला लगाया था ना, फिर उससे नहीं हो रहा था, फिर मैंने ये वाला लगाया। तो वही है, आपको ये जानना पड़ेगा कि पूछ क्या रखा है। अपन कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब रेडियस का पूछा है तो वाई भी क्या कहते हैं, राइट एंगुलर मोमेंटम वाला, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान यस रखिए। मैम। चलो एक और सवाल करो 2025 का, जिसका डन हो जाए मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड, शाबाश। इसकी डीपीपीस तुम लोगों को याद है? जब ये चैप्टर तुम्हारे टेस्ट में आ रहा था तो मैंने कुछ डीपीपीस अपलोड की थी, याद है तुम लोगों को? अब जिसकी वो नहीं हुई थी ना, वही करनी है तुम लोगों को। मैं दोबारा से भी एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके, जिसका वो हो गया ना, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकता है। वैसे मैंने करवाई थी इससे रिलेटेड, तो जिसके वो हो जाएंगे वो अपना 12th वाला कर सकता है ना। चलिए आइए आइए, क्या निकल के आ रहा है? रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन कितना आ रहा है आंसर? मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन सेकंड आ रहा है क्या? देखो अपने पास हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 0.529। n तो 1 ही होता है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए, और z भी 1 होता है। तो यानी कि हाइड्रोजन के लिए 0.529 आ गया, और 0.529 को उसने क्या बोला हुआ है? ए नोट बोला हुआ है। ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 हो जाएगा। याद करो 1 तो ग्राउंड स्टेट के लिए होता था, और हीलियम के लिए z क्या हो जाएगा? पहले लिख लिया करो n और z क्या होगा। कोई बात नहीं आर्यन, वो आप मुझे सबमिट कर दो, क्योंकि उसमें 12th के चैप्टर के नेम है ना, वो आप मुझे कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है? इट्स ओके। तो आपके पास क्या हो जाएगा हीलियम के लिए? ठीक है, 0.529 तो ए नोट ही है। ठीक है, n स्क्वायर यानी कि 4 बाय z, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि हीलियम के लिए आ जाएगा 2a नोट। इजी था ना? बहुत आसान था ना? ठीक है, यस तो मैम। अगर किसी के शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हो 2025, ये वाला, वो तो ठीक ही करके आया होगा, तुम देख रहे हो। तो ऐसे सवाल भी बन जाते हैं। अब ये मत सोचो मैम हमारी शिफ्ट में मुश्किल आ गया, तो वो बैलेंस करके चलते हैं। अगर मान लो किसी की शिफ्ट में मुश्किल वाला सवाल आ गया, तो हो सकता है आपका किसी दूसरे चैप्टर से आसान क्वेश्चन बनाओ, है ना? तो वो नॉर्मलाइज करके सारी चीजें आगे जाके कट ऑफ वगैरह निकलती है, तो उसकी टेंशन नहीं ले, है ना? चलिए
चलिए उसके बाद रेडियस का निकलवा दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम बता दिया। नेक्स्ट अपना आता है वेलोसिटी निकालना। अगर मान लो आपको कितनी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, अगर आपको वो निकालना है तो कैसे निकालोगे? कोलम्बिक इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ मैं बता जरूर देती हूँ कि आया कैसे होगा। देखो कोलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया। और तुम्हें ये भी पता है mvr इज इक्वल टू NH/2 है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या करूंगी मैं, यहां से निकाल लूंगी, देख रहे हो NH/2πm, देख रहे हो बेटा 2πmr, ठीक है। अब इसको मैं डिराइव नहीं करा रही हूँ, तुम खुद देखो आर की तुम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, ये वाली, इधर देखो ये वाली, देख रहे हो ये वाली, ठीक है। तो जब तुम आर की वैल्यू वो पुट करोगे यहाँ पे, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी जो निकल के आएगी बेटा, वो क्या निकल के आएगी, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर, और वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। देखो ठीक है, तुम्हें इसका डेरिवेशन नहीं करना, अगर होता तो मैं बता देती, ठीक है। और वैसे भी तुम कर भी सकते हो, आर की वैल्यू वहां है, उठा के रखो, और जो जो वैल्यूज पता है जब उसको तुम पुट करोगे तो ये निकल के आएगा। तो यानी कि मेरा बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, Z/n। यहाँ पे Z क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, मेरा ऑर्बिट नंबर है। क्लियर है? ठीक है, इस पे सवाल भी नहीं आए हुए ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्या क्या बता दिया, आओ इधर आओ। पहला फॉर्मूला मैंने, इधर आओ, कौन सा बताया था, mvr इज इक्वल टू NH/2π, है ना। ये किसका फॉर्मूला था, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का। किसका था मेरा बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट। याद हो रही है चीजें, समझ में आनी चाहिए। सेकंड फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, क्या था वो, 0.529 n²/z, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में मैं बात कर रही हूँ। तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूले मैंने 3 तुम लोगों को अभी तक बता दिए हैं। आई होप इसको याद कर लिए हो, कोई सपने में भी पूछे तो भूलने का नहीं, ठीक है जी। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन करो, IIT 2004 में आया था ये, और यही सेम सवाल जेई के रिसेंट ईयर्स में भी आया है। तो क्वेश्चन के साल पे मत जाना, क्वेश्चन का कि क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस मतलब लाइक इसके सवाल को देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करो, तुम लोग ट्राई करो। विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, रिसेंट भी अभी जेई में पूछा गया है ये। आयरन का हो चुका है, कोई नहीं, बाकी एक बार ट्राई कीजिए। पहले तो हाइड्रोजन के लिए निकालो, और इसमें देखो किसका आ रहा है सेम। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शाबाश, अरे बहुत बहुत बढ़िया। सुनिधि, श्रुति करो। ठीक है ठीक है, कितना क्या आ रहा है मैम, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बी ही आएगा। देखो आसान है आपका, बेसिकली हाइड्रोजन का तो आप लोगों को पता ही है 0.529 n²/z, मतलब n भी 1 होगा और z भी 1 होगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ नहीं दे रखा ना उसने कौन सी ऑर्बिट, तो आप 1 कंसिडर करोगे। अब इसकी देखो, बेरिलियम की देखो ना क्या आएगा, 0.529 n² कितना होगा 4, और z क्या होता है बेरिलियम का 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आ गया ना, हाइड्रोजन और इसकी बराबर, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चल आगे करते हैं, ये एडवांस में पूछा गया था एक बार बेटा,
एडवांस में ये पूछा गया था कि इसमें से आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। अब करेक्ट रिलेशन मैंने जान करके ना फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अलग से नहीं बताया, मैं इसी में ही बताऊंगी। आप ध्यान रखना ये मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जेई में नहीं पूछा जाएगा, जेई में इसमें भी आएगा। चलिए ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्या ठीक है ये? यस मैम। ठीक है, अगर Yes, ma'am. आपका वो है z है जो कि 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/n, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये गलत है, n²/z होता है, इसने दे दिया n²z, ये गलत हो गया। उसके बाद फोर्स की बात करते हैं हम, पहले फोर्स की कर लेते हैं। याद करो कोलम्बिक फोर्स क्या था, k z² ठीक है जी, यही था ना। तो k z² r क्या था, याद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखो किसका था, ऐसे कर लो, n²/z यानी कि n²/z, ठीक है। r का स्क्वायर हो गया ना, तो समझ गए ना, n का स्क्वायर और z का स्क्वायर, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, z³ n का 4। तो क्या ये ठीक है? हाँ मैम ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना लगता है टू कंप्लीट 1 फुल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो क्या होता है आपको पता है, जैसे स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि 2πr/v। बोलो क्या कहते हो? तो यानी कि जो टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया r/v के, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। रुक जाओ, और v क्या होता है, z/n के डायरेक्टली। बस थोड़ा सा मैं घुमा देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्या कर दिया मैडम ने, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, एक बार माइक म्यूट कीजिए, टाइम पीरियड के वो होता है उल्टा, और ऐसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, z²/n³। माइक म्यूट कर लो, एक बार दोबारा बता रही हूँ। देखो टाइम पीरियड में क्या होगा, 2πr/v होता है। तो बेसिकली जो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, r/v का, क्योंकि 2 को हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो मतलब टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है रेडियस और वेलोसिटी पे, है ना। तो रेडियस हमें पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, n²/z के, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, z और n के। तो मैंने यही तो लिखा, n³/z²। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। फिजिक्स में भी पढ़ा हो ना सेम फॉर्मूला। मैम डी वाला ऑप्शन फिर से समझाना। बेटा अपना फोर्स क्या होता है, k z²/r², यानी कि फोर्स बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका एटॉमिक नंबर पे और रेडियस पे, है ना। ठीक है, तो मैं ये मान लो ये हटा भी देती हूँ, ठीक है। हमें पता है r क्या होता है, r हमें पता है n²/z होता है, तो r² क्या हो जाएगा, n4/z² नहीं हो जाएगा, यही तो किया मैंने, ठीक है। अभी हो भी जाएगा, ठीक है, सबका हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की, अब देखो रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी पता कर ली, फोर्स है ना, कोलम्बिक फोर्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, काफी सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। अगर मैं बात करूं, अब तुम्हें भाई साहब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। मान लो इलेक्ट्रॉन, मैं बोल रही हूँ तुम्हें सेकंड ऑर्बिट में है, तो बताओ भाई उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये तुम्हें निकालनी है। मान लो मैं बोलूँ थर्ड ऑर्बिट में, तो बताओ उसकी एनर्जी क्या होगी। तो अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, तो जो टोटल एनर्जी है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर होगी। हाँ ये तो तुम्हें पता है, एक बार देख लो फिर भी, काइनेटिक एनर्जी प्लस बोलो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ और ना, ठीक है। ये भी फॉर्मूले फिजिक्स में कर रखे हैं, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आसान तरीके से बता देती हूँ ताकि केमिस्ट्री में तुम्हें ध्यान रहे। अभी मैंने बोला बेटा कोलम्बिक फोर्स और तुम्हारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, कोलम्बिक फोर्स के, ठीक है जी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करना है, किससे, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो एक आर से यहाँ पे एक आर गया,
और तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी यही होती है हाफ mv स्क्वायर, बोलो हाँ के ना। तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया एकदम, बोलो मजे से, गजब का, ये देखो बन गया। के पता है तुम्हें, कूलम्स कांस्टेंट, जेड एटॉमिक नंबर, ई चार्ज, ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आर तुम्हें पता है रेडियस, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका भी तुम्हें फॉर्मूला पता है, माइनस में होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है, याद करो, ठीक है। उसके अलावा टोटल एनर्जी क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो किसके बराबर होने वाला है, इसको आप ऐड कर दो, और जब आप इसको ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, बोलो। Yes. अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें r की वैल्यू पता है? हाँ मैम पता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z होता है। तो तुम्हें k की वैल्यू पता है, एटॉमिक नंबर मान लो चेंज हो जाए, e पता है, 2 पता है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा सब वैल्यूज को जब तुम पुट करोगे और जो मेरी टोटल एनर्जी निकल के आएगी, ध्यान रखना टोटल एनर्जी नेगेटिव में निकल के आएगी, -13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या निकल के आ गई, टोटल एनर्जी निकल के आ गई मेरी, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकल के आई है, बोलो। और यही अगर मेरे को जूल में निकालनी होती तो जूल में भी कई बार एग्जामिनर दे देता है, ठीक है। आ जाओ, क्या था, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर जूल पर एटम, बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना। ये याद करना पड़ेगा, देखो Yes, हमारे पास ऑप्शन है नहीं कुछ, अब याद करोगे, ये निकालने थोड़ी ना बैठोगे तुम एक एक चीज, ठीक है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या, कि जो Z है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, और N क्या है तुम्हारा, ऑर्बिट नंबर है जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला होता है, बट ये भी देखो याद रखना है, क्योंकि अभी 25 में आया था एक क्वेश्चन जहां पे इसका यूज हुआ था, ठीक है। तो ये नीचे वाला भी तुम्हें याद रखना है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये वैल्यू रखते हो तो यही वाली निकल के आ जाएगी। अब तुम वहां पे निकालने तो बैठोगे नहीं, तो इसीलिए याद, ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. चलिए, तो मैंने क्या क्या चीजें बता दी, फिर से सुनो। लेट्स से अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी x है, ठीक है, तो मेरी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी बोलो, या कई बुक्स में एनर्जी लिखा होता है तो वो टोटल एनर्जी होगा, तो -x हो जाएगी, बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बराबर होगी, साइन का डिफरेंस होगा, माइनस में आती है टोटल एनर्जी, और तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -2x हो जाएगी। क्या ये याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बोलो जी की कहते हो। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। कंक्लूजन क्या निकालोगे, अगर मान लो मेरा n की वैल्यू बढ़ रही है, मान लो मेरा ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, n की वैल्यू बढ़ रही है, तो z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर छोटा होगा, हाँ या ना में जवाब दो, छोटा Yes. होगा। Yes, माइनस ma'am. में कोई वैल्यू छोटी हो रही है, अगर माइनस में कोई वैल्यू छोटी हो रही है मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ऑल राइट। और एक पॉइंट और, अगर z मेरा ज्यादा हो रहा है, एटॉमिक नंबर मान लो बढ़ रहा है, तो माइनस में पड़ेगी वैल्यू, है ना, z बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लो बेटा मेरे को E1 निकालना है, तो E1 कैसे निकालोगे, मान लो हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो लेट्स से, तो ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z तो फिक्स ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर,
तो ये कितना आ जाएगा -13.6। E2 कितना आ जाएगा -13.6 बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4, कितना आ जाएगा ये निकाल के देखना, 3.4 आएगा। यस मैम, याद करना है ये -3.4। तुम्हें, ये याद करना है, मैं अभी तभी लिखवा रही हूँ मैं ये 9, ये कितना आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुम्हें सिर्फ 4 तक याद ही रखना टिप्स पे। ये कितना हो जाएगा 16 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हो? अब तुम देख रहे हो जैसे जैसे आपका n बढ़ रहा है एनर्जी भी बढ़ रही है, देख रहे हो पॉजिटिव की तरफ जा रही है ना Yes, धीरे sir. धीरे। मोर नेगेटिव, तब देखो मोर नेगेटिव किस केस में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, तुम ध्यान से सोचो, रट्टा नहीं मारना। तुम न्यूक्लियस ये है, ठीक है, ये शेल है, तो बेसिकली n बढ़ता जा रहा है तो तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, हाँ या ना, इसलिए एनर्जी बढ़ रही है। अगर n की वैल्यू मेरी कम है तो मतलब जो वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टाइटली बाउंड है वो, यस और नो। यस मैम। तो जितनी ज्यादा एनर्जी तुम्हारी नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है छोटे ऑर्बिट में है और वो टाइटली बाउंड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से और इन्फिनिटी तक जाते जाओगे, मान लो तुम इन्फिनिटी पे चले गए तो भाई साहब एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। 0। तो क्या करना है तुम्हें, E1 पता होना चाहिए, याद कर लो क्योंकि काम आती है मेरा बेटा। -13.6, दूसरी वाली -3.4, -1.51 और चौथी -0.85, इतना याद रखेंगे। Yes. Yes, ma'am. शाबाश। ये क्या है, वही फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया था, इसको करने की भी जरूरत नहीं है अगर तुमने ये लिख लिया तो, ठीक है जी, बन गई बात, Yes, sir. ठीक है। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं बोल रही हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपके शेल्स है, ठीक है, मेरे गोलों पे मत जाना यार, ठीक है। देखो मान लो n = 1 है, n = 2, n = 3, n = 4, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं कि मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है पहले वाली ऑर्बिट में है, ठीक है। अब वो पहले वाली ऑर्बिट से बेसिकली कहाँ जाना चाहता है, मान लो n = 2 में जाना चाहता है, गेटिंग माई पॉइंट। या मैं बोलूं n कहाँ है, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड वाली ऑर्बिट में है, तो वो सेकंड से कहाँ पे जाना चाह रहा है, 1 पे जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस निकालना है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, मान लो एन इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड वाली ऑर्बिट में, उसको 2 में जाना है, 1 में जाना है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो En2 - n1, पहले सुन लो, -13.6 क्या था, Z²/n² था ना, देखो, ठीक है। तो Z²/n², अब n² क्या हो जाएगा, 1/n2² - 1/n², और n2 क्या है तुम्हारी हायर ऑर्बिट है या बोल दो हायर स्टेट है, और n1 क्या हो जाएगी तुम्हारी कोई भी लोअर स्टेट हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। Yes. अब तुमने देखो Yes, अगर ma'am. तुमने बाहर माइनस लिया है तो अंदर तुम्हें 1/n2² - 1/n² लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम देखो सॉल्व करोगे तो अंदर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, क्योंकि चेंज पॉजिटिव में आएगा, देख भी सकते हो तुम, ठीक है जी। और अगर तुम मान लो बाहर +13.6 ले रहे हो तो अंदर क्या लोगे, 1/n1² - 1/n2²। समझ में आई ये बात, बोलो। तो Yes. अगर मान लो मुझे डिफरेंस निकालना, अब तुम्हें पता है, अभी मैंने बताया था E1 क्या है -13.6 और E2 क्या है 3.4। तो अगर मान लो तुम्हें E2 - E1 निकालना है तो कैसे निकालोगे, -3.4, इसका कितना था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, E1 था ये और E2 था ये, तो E2 - E1 कैसे निकालोगे, -3.4 + 13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई। ऐसे तुम बाकियों के लिए भी निकाल सकते हो, E3 - E2, E4 - E3। तो तुम एक चीज समझे इससे, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसकी, -13.6। अगर मैं कह रही हूँ बेटा
उसको ना सेकंड वाली ऑर्बिट में जाना है, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको सेकंड वाली ऑर्बिट में भेजने के लिए? 10.2 की, 10.2 की, क्योंकि अगर उसको 10.2 मिलेगी तभी वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। बोलो क्या, हाँ या ना? यस। क्योंकि -13.6 और 10.2 कितना होगा? 3.4 ही होगा ना माइनस में। तो यानी कि मेरा बेटा जो एनर्जी है, अब ऐसा नहीं कोई अंट शंट वैल्यू है, अंट शंट कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है तो उसका -13.6 है, ऐसा नहीं है कि -12.6 है। सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स है। तो देख रहे हो किस तरीके से क्वांटाइज्ड है एनर्जी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे वाले ऑर्बिट में भेज रहे हो तो तुम्हें 10.2 की देनी पड़ेगी। अगर तुम 9.2 की दे दोगे, 9.8 की दे दोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा दूसरे वाले स्टेट में, नहीं। या ना? जब तुम प्रॉपर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से किस पे जाएगा? सेकंड पे जाएगा। हाँ या ना? हम ज्यादा की देंगे तब भी तो चला जाएगा। हाँ हाँ, तब भी चला जाएगा। 10.2 से कम की दी तो नहीं जाएगा वो। समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। यस मैम। उसके अलावा और अगर मैं ये बात करूं, यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, जैसे जैसे तुम डिफरेंस निकाल रहे हो तो क्या दिख रहा है तुम्हें? एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। मतलब जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो तो जो एनर्जी, जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब स्पेसिंग थोड़ी कम होती जा रही है लेवल्स पे। तुमने देखा भी होगा ऐसे, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 2025 का। करना तुम, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सारे बच्चे। आसान है ना? देखो 2025 में आता है ये भी, अप्रैल शिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि मैम डिफिकल्ट भी तो आ रहे होंगे, वो हमें नहीं कराओगे, आए नहीं ना डिफिकल्ट। 2023, 24, 25 मेरा टारगेट पहले यही रहेगा इन क्वेश्चंस को करवाने का। ठीक है, सो आसान है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोर ऑर्बिट में तो इतनी होती है, आपको मैग्नीट्यूड बताना है और आपको वो करना है, आंसर नेगेटिव में देना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड पहले लिख लिया करो, देखो मैं तो लिख लेती हूँ। n इज इक्वल टू 2 होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, और z का मतलब होता है 4। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता तो जा चुका है सवाल, फिर चाहे इजी हो चाहे पीजी हो, फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे तुम क्या पुट करके आओगे? जबल 54। ठीक है, 54। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अब तुम करोगे। शाबाश, वेरी गुड। नैतिक कभी हो गया नहीं।
तो फॉर्मूला लगाया होगा तुम लोगों ने, -13.6 Z। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट आपको नहीं दी हुई ना इसके अंदर, तो आपको फर्स्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं दे रखी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4। Z क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि 3। तो कितना आ जाएगा ये, -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ भी जाएगा। यस मैम। यस मैम। एक मिनट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, तो 9 आएगा। यस मैम, क्या कर रहे हो फिर, बोलो तो सही। मैम 9 आएगा, तो मैं चेक कर रही हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। तो 30.6 आ जाएगा, क्योंकि Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है, ठीक है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये करो, आसान है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट। देखो नेगेटिव में ही आएगा आंसर, पॉजिटिव वाले तो हटा दो। तो मैंने याद कहा था ना, याद करो, -13.4 है ना, -3.4, -1.51, -0.85, तो 6.8 तो आता भी नहीं है, और ये प्लस में नहीं होता, माइनस में होता है, तो आंसर थर्ड होगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद वैसे टाइम हो गया, बस थोड़ा सा देख लो। देखो सक्सेस क्या थी बोहर मॉडल की, पहली बात तो वो एक्सप्लेन कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, ठीक है, और दूसरी चीज कि वो एनर्जी निकाल पाया था इलेक्ट्रॉन की, है ना, कैलकुलेटिंग एनर्जी में हेल्प हुई थी, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर पाया था, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो वो नहीं था लाइमन बाल्मर सीरीज क्वेश्चन वाला वो, ठीक है। यस मैम। और वही लिखा हुआ है, बोहर मॉडल आल्सो अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सो मेनी लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें छोटी छोटी टर्म्स भी क्लियर करनी है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो स्टेशनरी स्टेट में ही रहता है तो वो लूज नहीं करेगा एनर्जी, ठीक है, और जो लोवेस्ट एनर्जी वाली स्टेट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, है ना, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हर जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ऐसे नहीं अंट शंट उसकी कोई भी एनर्जी होगी, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। और इन्हीं एनर्जी लेवल को 1 2 3 4 नाम दिया गया है, KLMNO, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, ठीक है। जैसे जैसे आप n से दूर जाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, राइट, ठीक है। चलिए ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है एक तरीके से, ऑर्बिट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी नीचे रहेगी एंड बाकी सारी ऑर्बिट उससे ऊपर रहेंगी, मतलब नीचे वाली आपकी लोअर स्टेट होंगी, बाकी सारी वो होंगी हाईएस्ट स्टेट। तो आप देख लो जैसे दूर जाते जा रहे हो गैप कम होता जा रहा है, द गैप बिटवीन टू ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट। अगर एनर्जी डिफरेंस आपका कम हो रहा है, गैप भी कम हो रहा है, देख रहे हो 10.9 देख रहे हो, देखो इधर, ये देखो, ठीक है। सो अगर आपको 1 से 2 में भेजना है इलेक्ट्रॉन को तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 से 3 में भेजना है तो इतनी देनी पड़ेगी, तो ये सब है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा एक चीज और ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन मान लो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, ठीक है, मान लो N1 से उसको जाना है N2 में या N1 से N3 में, तो वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप तभी करेगा जब वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, और वापस मान लो उसको लोअर स्टेट में आना है तब वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है जी। तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, और एमिट कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर ऑर्बिट में जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, एक्साइटेशन एनर्जी, लाइमन बाल्मर, ये सब मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। सो इस तरीके से, ठीक है ना, क्लासेस में हम इसी तरीके से कवर करेंगे,
ऑल राइट? Yes, ma'am. ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव योर फीडबैक बच्चों कि हाँ मैम ऐसे ही ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं देखो डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस करा देती हूँ तो वो शायद ना इतना समझ में आए, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बच्चों ने नहीं किया हो, तो मेरे को सबको लेके चलना पड़े, ठीक है। सो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 4 लेक्चर अपन स्पेंड करेंगे, 1 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, 3 लेक्चर और देंगे इस पे, तो अच्छे से इसको रैप अप करेंगे ताकि आप लोगों का जेईई में सवाल बन जाए यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है मैम। चलिए।